हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट जो किए थे मेथड्स, दो मेथड किए थे। एक किया था टाइम बेस के बेस पे और एक किया था हमने पीस पे। टाइम वाले में हमने किया था कि जितना टाइम आपका वर्कर काम करता है उसको आर्ली बेसिस पर आपका पेमेंट करनी होती है। पीस वेट में हमने किया था कि जितने यूनिट्स वो बनाता है उस यूनिट के बेसिस पर हम उसको देते हैं पेमेंट। मान लो एक पर्सन को एक यूनिट बनाने के 10 रुपये मिलते हैं और वो एक दिन में 100 यूनिट बनाता है तो उसको आप 1000 रुपया देंगे। अब आगे आता है आपका डिफरेंशियल पीस रेट मेथड्स। डिफरेंशियल पीस रेट मेथड जो है वो आपके आगे फर्दर डिवाइड कर दिए जाते हैं। डिफरेंशियल पीस रेट मेथड के अंदर क्या आता है? डिफरेंशियल पीस रेट मेथड वेजेस पेड करने के वो वाले मेथड्स होते हैं जिनमें कि हम अलग अलग वर्कर को, हमारे वर्कर्स के टाइप होते हैं। कुछ वर्कर हमारे स्किल्ड होते हैं, कुछ सेमी स्किल्ड होते हैं, कुछ अनस्किल्ड होते हैं। उन वर्कर के हिसाब से हम अपनी जो रेट ऑफ वेजेस है वो उसको हम पे करते हैं। तो वो अलग अलग वर्कर के लिए अलग अलग हो जाते हैं। कहने को वेजेस सबके लिए बराबर है, लेकिन जब हम उन डिफरेंशियल पीस रेट मेथड्स को स्टडी करते हैं तो उसमें अलग अलग वर्कर्स का अलग अलग से पेमेंट किया जाता है। उसमें आपके दो मेथड्स आते हैं बेसिकली। एक आपका आता है टेलर डिफरेंशियल पीस मेथड और एक आता है आपका मैरिक डिफरेंशियल पीस रेट मेथड। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जितने भी अब आगे मैं इस चैप्टर के अंदर आपको करवाऊंगी हर एक को आपने बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि ये थियोरी के साथ साथ न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। जब आपसे थियोरी में क्वेश्चन अगर पूछा जाता है डिफरेंशियल पीस रेट मेथड्स बताइए तो आप ये लिखेंगे, या आपसे पूछा जा सकता है कि वेज के डिफरेंट मेथड्स बताइए, तब भी आपको उस मेथड्स में आप सारे के सारे मेथड्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर आएंगे। और साथ में अगर इनका आप एग्जांपल्स देंगे न्यूमेरिकली, अगर आप इनको क्लियर कर आएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। या आपसे शॉर्ट नोट में दो मेथड पूछे जा सकते हैं कि डिफरेंशियल में टेलर और मैरिक को आप एक्सप्लेन करिए, तो उसमें भी आपका आ सकता है। न्यूमेरिकली 8 नंबर में कोई एक पार्ट डालकर न्यूमेरिकली भी पूछा जा सकता है। तो आज जो हम करेंगे वो है आपका टेलर डिफरेंशियल पीस रेट मेथड। टेलर डिफरेंशियल पीस रेट मेथड क्या होता है, इसको आप न्यूमेरिकली ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकोगे कि ऑन द बेसिस ऑफ, वैसे तो ये सारा का सारा जो है टाइम बेसिस पर होता है, लेकिन इसके अंदर हम मोशंस और फ्रेंड दोनों चीज़ों को भी स्टडी करते हैं। मोशन क्या होता है, एक वर्कर कितनी बार उतार चढ़ाव आता है, कितनी बार वो शरीर पर कष्ट झेलता है, उन चीज़ों को भी इसके अंदर कंसीडर किया जाता है टेलर डिफरेंशियल पीस रेट मेथड। इसको FW टेलर जो थे फादर ऑफ द साइंटिस्ट, जिसको बोला जाता है मैनेजमेंट के अंदर, उन्होंने इसको जनरेट किया था, इस फॉर्मूले को अप्लाई किया था। और इससे क्या हुआ था कि जो आपके वर्कर्स थे उनकी एफिशिएंसी को और इम्प्रूव किया जा सकता था। उनको दो तरह की पेमेंट की जाती थी। अब वो दो तरह की पेमेंट किस बेसिस पर थी वो जरा आप इस न्यूमेरिकल से क्लियर करें। जैसे कि वो कहता है द स्टैंडर्ड आउटपुट फिक्स फॉर द डे इज़ 8 आवर्स। कि आपने स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया कि एक वर्कर जो है वो एक दिन में 8 यूनिट बना सकता है। ये आपने एक नॉर्मल फिक्स किया है कि 8 यूनिट जो है वो 1 डे में बनाई जा सकती हैं। ये आपका एक नॉर्मल वो है। उसके बाद वो कहता है द रेट ऑफ पीस फॉर द वर्कर ऑफ प्रोड्यूसिंग द स्टैंडर्ड आउटपुट। अगर वो 8 तक बनाता है, 8 और 8 से आउटपुट और मोर इज़ 3 पर यूनिट। अगर 8 और 8 से ज़्यादा और मोर तो उसको 3 रुपया पर यूनिट पे किया जाएगा। एंड द रेट फॉर अदर आज 250 पर यूनिट। और जो 8 से कम करता है, लेस देन 8 जो करता है, उसको हम 2 रुपये 50 पैसे पर यूनिट के हिसाब से पे करेंगे। अब आपके पास दो रेट आ गई। एक रेट आ गई जो स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड से ज़्यादा करता है, उसको आपने 3 रुपये के हिसाब से देना है। जो 8 से नीचे 1 से 7 यूनिट तक बनाएगा, उसको आपने 2.5 रुपया पर यूनिट के हिसाब से देना है। क्लियर है ये बात? अब वो कहता है कैलकुलेट द वेज पेमेंट फॉर द डे इफ़ द आउटपुट इज़ 10 यूनिट। अगर आपके 10 यूनिट बनाए जाएं, 8 बनाए जाएं और उससे अलग अगर आपके 7 बनाए जाएं और 6 बनाए जाएं। अब आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। 10 यूनिट जो है वो अबव स्टैंडर्ड हो गए, उसमें आपको कितना पे करना पड़ेगा, ठीक है। जो 8 है वो आपके एज़ पर स्टैंडर्ड हो गए, एज़ पर स्टैंडर्ड, उसमें आपको 3 रुपये के हिसाब से। 7 जो है वो आपका लेस देन स्टैंडर्ड है, तो उसमें आपको 2.5 रुपये के हिसाब से, ठीक है। और जो 6 है वो भी सेम केस 7 वाला, ठीक है। अब देखो जो 10 है वो अबव स्टैंडर्ड है, 8 जो है एज़ पर स्टैंडर्ड है, 7 जो है वो बिलो स्टैंडर्ड है और 6 जो है वो भी बिलो स्टैंडर्ड है। अब पहले तो इनके रेट रख दीजिए कि जो अबव स्टैंडर्ड है और जो एज़ पर स्टैंडर्ड है उनके 3-3 थे, जो बिलो स्टैंडर्ड है उसके 2.5-2.5 के हिसाब से थे। अब
वो कितने यूनिट बनाते हैं वो आपको आगे, अगर वो 10 यूनिट बना रहा है तो 10 गुना 3 30 आ गया, अगर 8 बनाता है 24 आ गया, 7 बनाता है 2.5 के हिसाब से 17.5 आ गया और अगले का 15 आ गया। ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट वही रहेगी, क्यों, जितने यूनिट्स बनाए हैं वही तो रेट है। तो इसलिए ये था डिफरेंशियल पीस रेट मेथड फॉर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। वो कहता है इसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो ये आपने लिखे हुए हैं। वो कहता है ये टाइम को स्टडी करता है, मोशन को स्टडी करता है और फ्रेंक को स्टडी करता है। दो तरह के रेट अप्लाई होते हैं, एक होता है हायर रेट और एक होता है नॉर्मल रेट। ठीक है, जिसको हम लोअर वेज रेट भी बोल सकते हैं, अबव द स्टैंडर्ड या लेस द स्टैंडर्ड, क्योंकि इसमें भी बात अबव द स्टैंडर्ड और बिलो द स्टैंडर्ड की हुई है। आई थिंक सो कि ये वाला आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आपका आता है मेरिट, जो और इसके करैक्टरिस्टिक्स हैं वो भी इसी तरीके से आपने पढ़ने हैं कि कोई भी इसमें गारंटेड वेज रेट नहीं होता। क्यों नहीं होता गारंटेड वेज रेट? क्योंकि बेटा देखो ना, आप गारंटेड तो तब है अगर आप एक भी यूनिट नहीं बनाते और आपको 10 रुपये 15 रुपये दिया जाए, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं था, तो इसलिए इसमें कोई भी गारंटेड वेज रेट नहीं होता, कोई गारंटी नहीं दी जाती। और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है पर यूनिट वो आपकी सेम रहती है, चाहे वो आपका किसी भी कैटेगरी का वर्कर है। किसी कैटेगरी का मतलब चाहे वो आपका स्किल्ड है, चाहे वो आपका सेमी स्किल्ड है और चाहे वो आपका अनस्किल्ड वर्कर है, तीनों कैटेगरी में जो आपका रेट है वो सेम रहेगा। आगे समझ। उसके बाद तीसरा आता है द सक्सेस ऑफ द स्कीम डिपेंड्स ऑन द सिटिंग ऑफ द राइट स्टैंडर्ड इफ़ द स्टैंडर्ड इज़। अब आपको सबसे जो सारा काम है वो क्या है, स्टैंडर्ड का फिक्स करना, कि आप स्टैंडर्ड कैसे फिक्स करेंगे। जैसे आप पिछले क्वेश्चन में स्टैंडर्ड 8 फिक्स कर दिया, तो 8 कैसे फिक्स किया, वो कहता है सारा यहाँ पर बेस्ड है, इसलिए इसका बेसिक जो है डिपेंड है जो वो आपकी किस पर है, सक्सेस जो आपका इस मेथड की सक्सेशन है वो डिपेंड करती है कि आपने स्टैंडर्ड किस बेस पर फिक्स किया है। उसके बाद सेकंड मेथड बेटा आपका आ जाता है मैरिक डिफरेंशियल पीस रेट मेथड। मैरिक डिफरेंशियल पीस रेट मेथड में भी है तो इसी तरीके से, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपने जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको थोड़ा सा कर दिया चेंजेस। क्या क्या चेंजेस किए, वो कहते हैं अगर जिसने अप टू 83% अगर अपना काम किया है तो उसको हम नॉर्मल प्राइस रेट देंगे। अगर किसी ने 83 से 100 के बीच में किया है तो हम उसको जो रेट है उसका 110 देंगे। मान लो पिछले में 3 था, अब 3 का 110 अगर हम निकालें, ठीक है, तो मान लो हमारे यहाँ 25 पैसे आ गए, तो हम उसको 3 रुपये 25 पैसे के हिसाब से पे करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर वो 100% से ज़्यादा काम करता है तो 120 जो नॉर्मल वेज है उसके बेसिस पे हम उसको पेमेंट करेंगे। जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए थ्योरी में, तो थ्योरी में आपको ये इसी तरीके से बता कर आना है कि ये कोई ये नहीं है ये आपने लेट किया है, लेट वैल्यूज़ नहीं है, ये इस फॉर्मूले का तरीका है कि जहाँ आपको 83 से ज़्यादा है तो आप नॉर्मल देंगे, 83 तक है तो आप कितना देंगे, नॉर्मल देंगे। 83 से 100 तक है तो आप उसको 110 नॉर्मल जो पीस रेट है उसके बेस पे देंगे, और अगर आपका 100 से ज़्यादा है तो आप उसको 120 और नॉर्मल पीस रेट के हिसाब से देंगे। अब वो कहता है इस मेथड को हम 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं, वो 3 कैटेगरीज इसने बता दी। अब वो 3 में कहता है नॉविक कैटेगरी है, दूसरी एवरेज है और तीसरी एफिशिएंट है। नॉविक कैटेगरी कौन सी है, जहाँ पर हम अपने वर्कर्स को क्या करते हैं, मतलब नॉर्मल वेज रेट देते हैं। नॉविक नॉर्मल वेज रेट, जहाँ पर हम अपने वर्कर को नॉर्मल से थोड़ा सा एक्स्ट्रा देते हैं, एवरेज। ठीक है, नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा एवरेज। और तीसरा क्या आ जाता है, जहाँ हम एक्स्ट्रा देते हैं उसकी एफिशिएंसी के बेस पे, तो उसको बोलते हैं एफिशिएंट। इसमें भी आपका कोई गारंटी, जैसे इस वाले में था सेम इसमें भी आपका कोई भी गारंटेड वेज रेट नहीं होती, नो गारंटी, कोई गारंटी मिनिमम वेज रेट की नहीं दी जाती। क्लियर है? इसका न्यूमेरिकल इन्होंने दे नहीं रखा बेटा, तो इसीलिए यहाँ नहीं करवा पाऊँगी। इसके बाद आपका नेक्स्ट है जो वो नेक्स्ट क्या है, इंसेंटिव स्कीम्स। क्योंकि देखो आपने 3 तरीके के मेथड्स जो थे स्टडी करने थे, जिसमें एक आपका टाइम बेस्ड था, एक आपका पीस रेट था। पीस रेट में आपने नॉर्मल पढ़ा, उसके बाद ये दोनों के दोनों आपने डिफरेंशियल पीस रेट पढ़े। डिफरेंशियल पीस रेट में आपने दोनों पढ़े हैं, कौन कौन से, एक टेलर का पढ़ा है और दूसरा आपने मैरिक का पढ़ा है। अब बात आती है तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट है, वो है इंसेंटिव स्कीम। इंसेंटिव स्कीम्स क्या होती हैं? इंसेंटिव स्कीम्स होती हैं बेटा कि आपको जो सैलरी दी जा रही है उस सैलरी में कुछ जो ऐड कर दिया, वो कुछ क्या है, वो आपका इंसेंटिव्स है।
ठीक है, दोबारा से मेरी बात सुन लो। जो आपको सैलरी दी जाती है उस सैलरी में अगर आप कुछ भी ऐड करते हो तो वो आपको इंसेंटिव्स है। जैसे हम कहते हैं ना, हमने अपने वर्कर को क्या दे दिया, बोनस दे दिया, हमने अपने वर्कर को क्या दे दिया, फैसिलिटीज़ दे दी, कोई भी फैसिलिटीज़, एमिनिटीज़ दे दी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, आपके इंसेंटिव्स में आ जाती हैं। अब इंसेंटिव्स को भी इसने 3 मेथड से एक्सप्लेन किया है। 3 कौन कौन से मेथड हैं, एक है हाल से प्रीमियम, दूसरा है हाल से वियर स्कीम और तीसरा है रोवन प्रीमियम स्कीम। ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आप इन तीनों को बहुत ध्यान से करेंगे। तो सबसे पहले हम आज बात करते हैं हाल से की। हाल से प्रीमियम स्कीम क्या बताती है, वो कहता है ये एक तरीके की कांस्टेंट शेयरिंग स्कीम भी है, ठीक है। हाल से प्रीमियम स्कीम जो है वो आपकी क्या है, कांस्टेंट शेयरिंग स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। और इसको F.A. हालसे ने, एक अमेरिका का इंजीनियर था जिसने इसको इन्वेंट किया था 1891 के अंदर। इसके अंदर आपने क्या क्या पढ़ना है, इस प्लान के अंदर आपका क्या क्या आएगा उसको थोड़ा ध्यान देना कि टाइम रेट इज़ गारंटेड। जो अभी आपने ऊपर किए थे दोनों मेथड, उनमें टाइम रेट गारंटेड नहीं था। यहाँ वो कहता है कि अगर वर्कर वहाँ रहा फैक्ट्री में, ठीक है, तो उसको इतना तो मिलेगा मिलेगा, चाहे वो यूनिट बनाए और चाहे वो यूनिट ना बनाए। आ गई समझ। जो इंसेंटिव स्कीम्स हैं वो हैं आपकी टाइम बेस्ड। जो ऊपर आपने टेलर और मैरिक पढ़ी थी वो थी आपकी पीस रेट। पीस रेट में क्या होता है, जितने यूनिट बने। अब यूनिट बने ही नहीं तो चाहे उसने 10 घंटे फैक्ट्री में बिताए हों तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर वो कहता है कि उसको गारंटेड, क्योंकि टाइम वाले में क्या है, गारंटेड भी होता है हमारा रेट, ठीक है। उसमें भी आपने गारंटेड पढ़ा था। नॉन गारंटेड वाली जो होती है वो इसमें होती है। अब वो क्या कहता है कि इसमें जो बेसिक इम्पोर्टेंट है इसकी वो ये है कि टाइम रेट गारंटेड मिल जाता है। दूसरा वो कहता है स्टैंडर्ड जो टाइम फिक्स किया जाता है जॉब ऑपरेशन पर, जैसे आपका पीछे इसने टेलर में और मैरिक में था, सेम आपका इसमें है कि आपका गारंटेड रेट फिक्स किया जाएगा। तीसरा वो कहता है द वर्कर प्रोड्यूस मोर देन द स्टैंडर्ड और द टाइम फिक्स्ड ऑन वर्कर कंपेयर द वर्क इन द लेस टू द स्टैंडर्ड टाइम फिक्स। मतलब जो वर्कर ज़्यादा करते हैं या जो वर्कर स्टैंडर्ड से कम वाला काम करते हैं उनको अलग से इंसेंटिव्स दिया जाता है, अलग से बोनस दिया जाता है, ठीक है। चौथा वो क्या कहता है इसके अंदर कि द बोनस और द प्रीमियम बाय विच एवर नेम कॉल्ड, चाहे उसको कुछ भी नाम दिया गया है, वो 30 to 70% ऑफ द वेज ऑफ द टाइम सेव, जितना बचा है। मान लो एक आदमी ने 8 घंटे में हमने फिक्स किया कि 8 आवर्स में 10 यूनिट बनाता है, लेकिन वो 7 घंटे में ही 10 यूनिट बना देता है। इसका मतलब यहाँ उसने 1 घंटा बचाया, उस 1 घंटे में वो 2 यूनिट और एक्स्ट्रा बना सकता है। तो अब वो कहता है कि जितना टाइम उसने बचाया उस टाइम की भी तो उसको बेनिफिट मिलना चाहिए कि उसने अपनी पूरी एफिशिएंसी से काम किया, उसने पूरी अपनी लगन से काम किया। तो वहाँ पर इन चीज़ों को देखना है कि उसने टाइम बचाया कितना। जो टाइम वो बचाएगा उसके बदले में उसको क्या दिया जाएगा, इंसेंटिव दिया जाएगा। दोबारा मेरी बात को सुनो, अगर एक वर्कर 8 घंटे में, हमने स्टैंडर्ड फिक्स किया कि 8 घंटे में वो 10 यूनिट बनाता है, ठीक है, लेकिन उसी वर्कर ने 7 घंटे में 10 यूनिट बना दिए, तो इसका मतलब वो यहाँ 1 घंटा बचा रहा है। अब वो जब 1 घंटा बचा रहा है तो वो भी तो बेनिफिट है, उससे भी तो उसकी एफिशिएंसी का पता चल रहा है कि वो बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। तो इसीलिए उस जो बची टाइम है, जितना बचाया हुआ उसने टाइम है, उस टाइम के बदले में हम उसको इंसेंटिव्स देंगे। अब वो कहता है द रिमेनिंग ऑफ द बोनस परसेंटेज इज शेयर्ड बाय द एम्प्लॉयर। बाकी जो है कुछ हिस्सा एम्प्लॉयर भी शेयर करता है, क्योंकि कुछ तो बेनिफिट एम्प्लॉयर को भी होता है। 8 घंटे की बजाय 7 घंटे में काम कर रहा है, तो वो अगर मान लो ऑर्डर ज़्यादा अच्छा आता है, ज़्यादा मात्रा में है, तो वो अपने वर्कर से ज़्यादा मात्रा में काम करवा सकता है। अब इसको ज़रा फॉर्मूले से समझिए। फॉर्मूला क्या कहता है कि जो टोटल वेजेस है, पहले तो हम टाइम टेकन, कितना उसने समय लिया, समय के हिसाब से उसको कितना देना चाहिए। 1 घंटे का मान लो आप 3 रुपये देते हैं और उसने 7 घंटे लिए, तो 7 या 21 रुपये तो उसके वो बन गए। क्लियर है। उसके बाद वो कहता है उसको प्रीमियम कैसे दिया जाएगा, टाइम सेव्ड। मान लो ये काम उसको 8 घंटे में करना था, उसने 7 में कर दिया, 1 घंटा बचा दिया। अब जो उसका रेट है 1 घंटा बचाने का, 3 वो हो गए, तो 3 रुपये ये हो गए, तो उसको टोटल कितना पे करना पड़ेगा, 24 रुपये। दोबारा सुन लो, एक वर्कर 8 घंटे में, ठीक है,
8 घंटे काम करना है एक वर्कर को, 8 घंटे में कोई काम करना है, मान लो 10 यूनिट बनानी है, उसने वही 10 यूनिट 7 घंटे में बना लिए, ठीक है। अब उसने वही यूनिट साथ में, यहाँ उसने 1 घंटा बचाया, तो जो 7 रुपये के, वैसे तो उसको क्या मिलना चाहिए था, 8 घंटे काम करना चाहिए था, उसको 7 दिया 21, 3 रुपये मान लो है तो 21 रुपये मिलने चाहिए थे, लेकिन उसने 1 घंटा बचाया भी तो है, काम जल्दी भी तो करके दिया है, वर्कर को उतना ही किया जितना उसको स्टैंडर्ड में बताया गया था, तो यहाँ पर उसका टाइम बचा हुआ है तो उसकी भी आप पेमेंट करोगे। क्लियर है। अब न्यूमेरिकल में देखो बेटा, वो कहता है स्टैंडर्ड टाइम 8 आवर, आपने 8 घंटे स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर दिया, स्टैंडर्ड आउटपुट है 12 घंटे, 12 यूनिट आपको बनाने हैं, कहने का मतलब है 8 आवर्स में आपको कितने यूनिट बनाने हैं, 12 यूनिट्स। क्लियर है। रेट ऑफ पेमेंट, और आपको 2 रुपया पर आवर आपको पेमेंट मिलेगी, पर आवर। क्लियर है। उसके बाद वो क्या कहता है, प्रीमियम जो है 50% यूनिट का, 50% प्रीमियम आपको मिलेगा जितना आपने प्रोड्यूस किया। अब आपको देखो क्या क्या वो कहता है, ए 7, 10, 12, 15 आपने ये यूनिट बनाए हैं, 7, 10, 12, 15, इसमें भी वही 4 केसेस बताए हैं। 7 जो है वो आपका बिलो स्टैंडर्ड है, 10 जो है वो अबव स्टैंडर्ड है, 12 जो है वो भी अबव स्टैंडर्ड है, और 15 जो है वो भी अबव स्टैंडर्ड है। दोबारा से मेरी बात सुन लो, इसने 4 पॉइंट्स बना कर दिए हैं। 7 जो है एज़ पर द स्टैंडर्ड वो आपका बिलो स्टैंडर्ड है, 10 जो है वो 8 स्टैंडर्ड टाइम था तो वो 10 ओवर स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है, अबव द स्टैंडर्ड। सेम 12 एंड 15 भी अबव स्टैंडर्ड हो गए। अब वो कहता है टाइम वेजेस के बेसिस पर हमें 8 घंटे के हिसाब से, क्योंकि कितने रुपए था पर रुपीज़ भी दे रखा है ना, 2 रुपीज़ के हिसाब से, तो हमें उसे देना चाहिए था 16, 16, 16, 8 घंटे के हिसाब से उसको ये देना चाहिए था, ठीक है। बनता तो ये था 16, 16, 16, क्योंकि 8 घंटे उसने काम किया, चाहे कोई ज़्यादा कर रहा है कोई कम कर रहा है उससे मैटर नहीं। वो कहता है आप प्रीमियम की बात है, या प्रीमियम किसको देना है, प्रीमियम आपको देना है। वो कहता है सॉरी भाई ये गड़बड़ कर दी मैंने, मैं 8 आवर्स लेके चल रही हूँ और आउटपुट की बात कर रहा है वो, सॉरी। देखो दोबारा से समझो इस बात को, वो कहता है 8 घंटे में 12 यूनिट बनाने थे, ठीक है। रेट ऑफ पेमेंट जो है वो पर 8, मतलब 8 घंटे में 12 यूनिट। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, अब वो 7 यूनिट बनाता है, बिलो हो गया, 10 बनाता है वो भी बिलो हो गया, 12 बनाता है वो एज़ पर द स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है, और 15 बनाता है, 12 बनाने थे 3 एक्स्ट्रा बना रहा है, अबव द स्टैंडर्ड हो गया। आ गई यहाँ तक क्लियर। ये यूनिट्स की बात थी, मुझे ये धोखा रह गया कि आवर्स की बात कर रहा है, ठीक है। अब उसको बनाने थे 8 घंटे में 12 यूनिट, ठीक है। अब उसने बनाए क्या, 7 यूनिट इसी 8 घंटे में, तो ये तो कम बना रहा है, तो इसको मतलब हमें जो पेमेंट देनी थी, हमें तो 8 घंटे काम करने पे देनी थी कि 8 घंटे वो काम करेगा और 12 यूनिट बनाएगा, तो हम उसको 2 रुपये के हिसाब से पे करेंगे। लेकिन नहीं, अगर घंटों के हिसाब से, अब ये देखो ये तो है यूनिट के हिसाब से, अब हम आवर्स के हिसाब से बात करते हैं। अगर 8 घंटे वो काम करता है और 2 रुपया पर है, तो इसका मतलब 16-16 रुपये सबको देने हैं। क्लियर है। लेकिन 16 रुपये हमें इनको तो चलो देनी है, क्योंकि भाई इन्होंने 8 घंटे काम किया है, यूनिट कम बने तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने ऊपर ही पढ़ लिया था कि ये क्या है, टाइम बेस्ड मेथड के बेसिस पर टाइम रेट गारंटेड होता है, जितना आपने टाइम लगाया उतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए इन 16 को तो आप कम नहीं कर सकते। लेकिन वो बंदा जो कि आपका अबव द स्टैंडर्ड काम कर रहा है, जिसको 8 में 12 बनाने थे और वो 15 बना के जा रहा है, वो जो 3 यूनिट आपके एक्स्ट्रा बना रहा है, उस 3 यूनिट के भी तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो कहता उस 3 यूनिट को आप, उसने कितने, क्योंकि आर के बेसिस पे पेमेंट है, पेमेंट तो आर के बेसिस पे है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि उसने 3 यूनिट बनाने में कितना टाइम लगाया, तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, उसने जो 3 यूनिट बनाए हैं उसे बनाने में उसने 2 घंटे लगाए, क्योंकि सिंपल सी बात है 8 घंटे में 12 यूनिट, सॉरी इक्वेशन बनाओ, 12 यूनिट बनाता है 8 घंटे में, एक में बनाएगा 8 बटे में 12, तो 3 में 3 चौके 12, 4 दूनी 8, तो 2, तो इसका मतलब उसने 2 घंटे बचत की है।
जो 3 यूनिट उसने एक्स्ट्रा बना के दिए हैं उसके लिए 2 घंटे एक्स्ट्रा लगते, लेकिन उसने उसी 8 घंटे में बना के दी, तो जो उसको 8 घंटे का मिलना है 16 वो तो मिलेगा ही मिलेगा। उससे अलग जो उसने एक्स्ट्रा यूनिट्स बनाए हैं उसका आप टाइम निकालिए कि उसने कितना टाइम बचाया। अब बचाने का कैसे निकालोगे, वो आप इसका जो स्टैंडर्ड है उसी के बेस पे कि 12 यूनिट अगर कोई व्यक्ति 8 घंटे में बनाता है, ये स्टैंडर्ड है, तो 1 यूनिट 8/12 में, तो वो 3 यूनिट एक्स्ट्रा बना रहा है तो वो 2 घंटे में बनाएगा। अब इस 2 घंटे के पैसे कैसे आएंगे, 2 × 2 2 दूनी 4, ठीक है। और 4 नहीं आएंगे क्योंकि ये कितना बताता है उसका 50%, बोला था ना इसने क्वेश्चन में कि 50% उसको किया जाता है, तो आप 4 नहीं देंगे उसको, कितना दे देंगे 4 का 50%, और कितना होगा 2 रुपये। तो इसका मतलब 16 तो उसे मिलने ही मिलने हैं, साथ में 2 तो उसको कितने मिल जाएंगे 18 रुपये। तो जो आपका एक्स्ट्रा काम कर रहा है उसको आप 18 टोटल वेजेस पे करोगे। और अगर अब आप इसे यूनिट वाइज निकालना चाहते हैं तो इन सारी टोटल वेजेस को आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना है किससे, जो आपके नंबर्स ऑफ यूनिट्स हैं उससे, तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। क्लियर है? आई थिंक सो कि ये आपको अच्छी तरह से आ गया होगा। आपने दोनों पॉइंट्स को स्टडी करना है, इसमें टाइम को भी करना है और आपने यूनिट्स को भी करना है। इसके बाद इसी का एक न्यूमेरिकल और मैं आपको कराती हूँ। देखो वो कहता है एक वर्कर इज पेड 2 रुपीज़ 50 पैसे पर आवर फॉर द वर्क इज कंप्लीटेड इन 8 आवर। वो कहता है एक वर्कर को 1 घंटे का 2.5 रुपया दिया जाता है और 8 घंटे वो काम करता है। इफ़ ही कंप्लीटेड द वर्क इन 6 आवर, 6 घंटे में अगर वो काम करता है, जो काम उसको 8 में करना था उसने 6 किया, तो इसका मतलब उसने 2 घंटे बचाए। तो वो कहता है व्हाट वॉज विल ही गेट एज पर द हाल्से मेथड फॉर 6 आवर्स एंड 8 आवर इफ़ द प्रीमियम इज़ 50%। अगर प्रीमियम 50 है तो उस केस में अगर वो 8 घंटे काम करता है तो उसे कितना पे करेंगे, और अगर वो 6 घंटे काम करता है तो उसे कितना पे करेंगे। तो कहते हैं टोटल वेजेस 6 पर आवर के हिसाब से अगर आपको निकालनी है तो टाइम टेकन कितने घंटे लिया, 6 घंटे, 2.5 के हिसाब से। आवर्स सेव कितने किए हैं उसने, 2 घंटे बचाए हैं, ठीक है, 2 बचाए ना, क्योंकि 8 वाला काम उसने 6 में किया तो 2 बच गए। अब 2 पे 2.5 रुपये के हिसाब से, लेकिन 2.5 नहीं, आप उसका 50 करेंगे तो वो आपका आ जाएगा 17.5। लेकिन अगर वो टोटल वेजेस 8 घंटे के हिसाब से अगर हम उसको देते हैं तो 8 घंटे के हिसाब से हम कैसे देंगे, क्योंकि उसने पूछी है ना 8 घंटे के पर के हिसाब से कैसे होगी, तो हम इक्वेशन बनाएंगे कैसे कि 6 घंटे अगर वो काम करता है तो उसको मिलते हैं 17.5 रुपये। अभी आपने निकाले, 1 करेगा तो 17.5 बटे में 6, और अगर वो 8 करता है तो कितने मिलेंगे वो निकाल दीजिए, वो आएंगे आपके 23 रुपये 33 पैसे। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में वो क्या कहता है कि सेकंड जो बी पार्ट है, ए फार्म एम्प्लॉय 5 workers at an hourly rate of 2 rupees. During the week, the worker of the 4-day, a total period of 40 hours each, and completed a job for which the standard time was 48 hours for the worker. Calculate the labor cost under Halsey method. देखो बहुत सिंपल है, 40 घंटे, वो कहता है 4 डेज़ का मतलब है 4 घंटे ले लीजिए, या फिर टोटल पीरियड 40 आवर्स कंसिडर कर लीजिए, मीन एक दिन में उसने 10 घंटे काम किया, एज पर द एवरेज मैं बता रही हूँ, ठीक है। 40 घंटे उन्होंने 4 दिन में काम किया, ख़त्म बात। अब 40 घंटे उन्होंने काम किया और घंटे के बेस पे उसने बोला 2 रुपये के हिसाब से उसको देना है, तो 80 रुपये तो भाई उनके ये हो गए। अब जो काम उनका 48 घंटे में होना था वो 40 में कर रहे हैं, तो इसका मतलब 8 घंटे वो बचाते हैं। अब जो वो 8 घंटे बचाए उसके हिसाब से उनको 16 रुपये और देना चाहिए, ठीक है। इसने कहीं 50% की बात की है तो आप 50% ले लीजिए, अगर नहीं की तो आप सिंपल कर लीजिए। आगे समझ हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलिए, इसके मेरिट्स एंड जो आपके मेरिट ऑफ द स्कीम ऑफ द हाल्सी हैं वो कौन कौन से हैं। इसमें वही मेरिट्स आएंगे, एक तो इसमें गारंटेड पीस मिलता है आपको, ठीक है। दूसरा, आप जो टाइम रेट है वो गारंटेड होने के साथ साथ दूसरा आपको बेनिफिट ये मिल जाता है इसके अंदर कि जो आपका डिफरेंस आ जाता है एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर में, वो भी पता चल जाता है। इंसेंटिव के चक्कर में लोग ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं।
या वो कहता है एज द प्रीमियम इज़ नॉट 100 बट ओनली 50% और सो, मतलब 50% तक ही मतलब लोगों को फालतू आपको पे करना है, 100 भी नहीं देना। तो इसीलिए ये मेथड वहाँ पर भी बेनिफिट है, ठीक है। उसके अलावा वो कहता है प्रोडक्शन को भी इंक्रीज़ करता है और बहुत ही सिंपल है, समझने लायक है, अंडरस्टूडेबल है, इजी टू कैलकुलेट कह सकते हैं। लेकिन इसके कुछ डिफरेंस भी हैं, सॉरी डीमेरिट्स भी हैं। वो डीमेरिट्स क्या हैं? वो कहते हैं जो बोनस वगैरह है एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को, वो जो है वो इसके थ्रू दिया जाता है, तो वो उनके लिए कंफर्टेबल नहीं होता, वो उसमें खुश नहीं होते हैं, ठीक है। जो आपका क्वालिटी ऑफ वर्क है, आउटपुट है, वो भी आपका डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। और दूसरा, लोग जो है पीस रेट को ज़्यादा महत्व देते हैं टाइम रेट की बजाय, ठीक है। उसके अलावा सेविंग जो है वो आपकी 50% टाइम जो है वो ही बच पाता है, उससे ज़्यादा नहीं बेनिफिट हो पाता। उसके बाद सेकंड मेथड आपका आता है हाल से वेयर स्कीम। हाल से वेयर स्कीम जो है बिल्कुल आपकी जो अभी आपने की है उसी स्कीम के अकॉर्डिंग ही हाल से जो प्रीमियम स्कीम है उसी के बेसिस पे है। इसमें सिर्फ क्या है, आप 50% करते हैं। इसमें जो है आपको क्या करना है, इसमें आपको 1:2 रेशो करना है। मीन जो वर्कर और एम्प्लॉई का है, मीन जो आपके वर्कर्स हैं उनको एक बेनिफिट हो और जो वर्कर्स शेयर्स प्रीमियम में है उनका वो एम्प्लॉयर को 2 हो। मीन दोनों में एक ही डिफरेंस है बेसिकली। और इसके अलावा इन्होंने काफ़ी सारी और जो हैं पर्सन जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं आपके इस मेथड में, जो आपका हाल से वेयर स्कीम है। इसमें बेसिक जो डिफरेंस है वो आपका सिर्फ रेशो का है, दैट इज़ 1:2, और कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस इसमें नहीं है। उसके बाद है नेक्स्ट आपका, एक मिनट मुझे ये देखने दो कितना बड़ा है, ये आपका काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसको अगली वीडियो में काम